हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, उन्नयन। इसको हम हिंदी में उन्नयन कहते हैं। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि होना या फिर बढ़ना। तो पहले हम बात करते हैं क्वथनांक की। साधारण शब्दों में आप लोग पढ़े होंगे कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का क्वथन होता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कहते हैं। लेकिन हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखते हैं, यानी वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब बढ़कर एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस निश्चित ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, किसी द्रव का वह निश्चित ताप जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब बढ़कर एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस निश्चित ताप को बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कहते हैं। अब बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक उन्नयन की। तो जब हम कोई क्या करें, विलय लें या विलायक लें और उसमें विलय अवाष्पशील विलय मिला दें, तो उससे क्या होगा कि जो वाष्प दाब है उसमें आपेक्षिक अवनमन आ जाएगा, यानी वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। तो जो ये वाष्प दाब में कमी होती है, इसके कारण क्या होगा, उस द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्वथनांक में वृद्धि ही क्या कहलाएगा, क्वथनांक उन्नयन कहलाएगा। हम मान लेते हैं, यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या था, P माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट, जो आपको हम लास्ट वीडियो में पढ़ा चुके हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, क्वथनांक उन्नयन के बराबर। क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं। तो हम P माइनस वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी लिख सकते हैं। तो राउट का नियम हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। राउट का नियम क्या था, जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है या डेल्टा टीबी, इसकी जगह हम लिख सकते हैं, वो किसके समानुपाती होता है, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, n अपॉन n। तो n अपॉन n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, W इंटू एम अपॉन एम इंटू डब्ल्यू। ठीक, जब ये समानुपाती साइन हटेगा तो एक स्थिरांक आता है जिसको हम KB से डिनोट करते हैं, यानी KB इंटू डब्ल्यू इंटू एम अपॉन एम इंटू डब्ल्यू, जहाँ स्मॉल w क्या हो गया, विलय का भार, और स्मॉल m क्या हो गया, विलय का अणुभार। कैपिटल M क्या हो गया, विलायक का अणुभार, और कैपिटल W क्या हो गया, विलायक का भार। अब KB क्या हो गया, KB आपका हो गया उन्नयन स्थिरांक, यानी हम इसे क्या कहेंगे, KB इक्वल टू एलिवेशन कांस्टेंट या उन्नयन स्थिरांक। KB इक्वल टू क्या हो गया, एलिवेशन कांस्टेंट या उन्नयन स्थिरांक। चूंकि जो विलायक है वो क्या होगा, जो विलायक होगा उस समान ताप पर इसका क्या होगा, जो वैल्यू होगी m के अणुभार की, वो सब में क्या होगी, एक स्थिरांक होगी। तो m बराबर, चूंकि हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम, क्योंकि ये सब में क्या होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू कैपिटल M क्या हो गया, 1000 हो गया, इंटू W अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। यही क्या है, क्वथनांक उन्नयन निकालने का फॉर्मूला है। इसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक का मतलब क्या है, कि वह ताप जिस पर कोई चीज़ हमारी फ्रीज होती है यानी जमती है, हम उसको क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। तो जब टेम्परेचर में कमी आती है तो हम उसको क्या बोल देंगे, डिप्रेशन यानी अवनमन। यानी हिमांक में अवनमन या हिमांक में जो कमी आएगी, देखिए हिमांक पर चाहे द्रव अवस्था में और ठोस अवस्था में दोनों ही ताप पर क्या होगा, हिमांक पर पदार्थ की द्रव अवस्था तथा ठोस अवस्था दोनों के वाष्प दाब क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि दोनों का वह पॉइंट जिस पर कोई पदार्थ हमारा जमता है उसे हम क्या कहते हैं, हिमांक। तो हिमांक पर द्रव अवस्था हो और ठोस अवस्था, दोनों के वाष्प दाब यानी प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होंगे, समान होंगे। जब हम किसी विलयन में अवाष्पशील विलय को घोलते हैं तो उससे क्या हो जाता है, हिमांक कम हो जाता है। जब हम अवाष्पशील पदार्थ घोलेंगे
तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है या हिमांक है वो कम हो जाएगा। इसी कमी को हम क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं, और इसको डेल्टा TF से डिनोट करते हैं। जैसे आपको कथनांक उन्नयन में बताया था, ऐसे ही डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा, 1000 इंटू KF इंटू W अपॉन M इंटू कैपिटल W, जहाँ KF क्या होगा, एक हिमांक स्थिरांक होगा। अब बात करते हैं अब सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म। पहले आपको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ा चुके हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ यानी अणुसंख्य गुणधर्म में क्या बताया था कि जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं वो कणों की संख्या के पर निर्भर करते हैं। यानी जैसे जो वाष्प दाब हो गया या फिर वाष्प दाब में अवनमन हो गया, ये सब हम क्या है, कणों की संख्या के आधार पर निकालते हैं। ये इनके क्या हो गए, अणुसंख्य गुणधर्म हो गए। तो जो अणुसंख्य गुणधर्म होता है वो 1 अपॉन अणुभार के समानुपाती होता है। तो ऐसे अणुसंख्य गुणधर्म जिनका प्रायोगिक मान निकाला जाता है, यानी प्रायोगिक मान या प्रयोगात्मक अणुसंख्य गुणधर्मों के मान को हम अपसामान्य अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। प्रयोगात्मक अणुसंख्य गुणधर्मों के मान को हम अपसामान्य अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। इसके लिए एक फैक्टर है यानी वॉन हॉफ गुणांक। इन्हीं असामान्य मानों की व्याख्या करने के लिए वॉन हॉफ ने एक नए गुणांक का समावेश किया जिसे हम वॉन हॉफ गुणांक कहते हैं और I से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल I से प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन है AX/BY बराबर, ये क्या हो जाता है, A प्लस, यानी X है प्लस में प्लस Y भी माइनस में टूट जाती है। प्रारंभ में यानी शुरुआत में इसके कितने मोल थे, 1 मोल थे, लेकिन कोई भी वियोजित नहीं हुआ है, इसलिए इसके A प्लस के कितने मोल थे, 0, B माइनस के मोल कितने हो गए, 0। अब धीरे धीरे ये क्या हुआ, वियोजित होना शुरू किया, यानी ये 1 माइनस अल्फा क्या हो गया, इससे वियोजित हो गया। तो 1 माइनस अल्फा कितना वियोजित हुआ है इसमें, X अल्फा, और मिलकर कितना बना, Y अल्फा। अब जो अल्फा है, अल्फा का मतलब क्या है, वियोजन की मात्रा। जो वियोजन की मात्रा होती है वो वियोजित मोल, कितने मोल वियोजित हुए हैं अपॉन प्रारंभिक मोल के बराबर होती है। यानी वियोजन की मात्रा बराबर होते हैं जितने मोल वियोजित हुए हैं अपॉन प्रारंभिक मोल, या हम कह सकते हैं वियोजित मोल और प्रारंभिक मोल के अनुपात को वियोजन की मात्रा कहते हैं। प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म समानुपाती होते हैं वियोजन के बाद विलयन में कणों की संख्या। तो वियोजन के बाद विलयन में कणों की संख्या कितनी है, 1 माइनस अल्फा X अल्फा Y अल्फा। तो वियोजन के बाद विलयन में कणों की संख्या किसके, यानी प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म किसके समानुपाती होंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस X अल्फा प्लस Y अल्फा। यानी AX/BY वियोजित होकर क्या बनाता है, X अल्फा और Y अल्फा, और कितना वियोजित होता है, अल्फा। सैद्धांतिक अणुसंख्य गुणधर्म, यानी सैद्धांतिक तौर पर देखें तो पहले कितना था, AX/BY 1 मोल था। तो सैद्धांतिक तौर पर जो अणुसंख्य गुणधर्म होता है वो वियोजन से पूर्व कणों की संख्या के समानुपाती होता है। यानी वियोजन से पूर्व कणों की संख्या कितनी थी, केवल 1 थी। तो मान लेते हैं ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, जब हम समीकरण 1 को 2 से भाग देंगे, तो जब हम समीकरण 1 को 2 से भाग देंगे, यानी प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म अपॉन सैद्धांतिक अणुसंख्य गुणधर्म, या हम कह सकते हैं कि प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म यानी अपसामान्य अणुसंख्य गुणधर्म और अणुसंख्य गुणधर्म, सैद्धांतिक अणुसंख्य गुणधर्म के अनुपात को हम वॉन हॉफ गुणांक कहते हैं। यानी प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म और सैद्धांतिक अणुसंख्य गुणधर्म के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वॉन हॉफ गुणांक कहते हैं, और हम इसको I से डिनोट करते हैं।
अब बात करते हैं इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल की। जैसे आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है कि KCl के विलयन में इसके 7.5 ग्राम प्रति लीटर विलयन का 300 केल्विन पर परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर 4.68 एटमॉस्फेयर है। KCl का वॉन ऑफ गुणांक यानी I तथा वियोजन की मात्रा यानी अल्फा आपको निकालनी है। तो इसको आपका जो परासरण दाब है वो प्रायोगिक मान कितना दिया है 4.68 एटमॉस्फेयर। प्रायोगिक मान आपको दे रखा हुआ है 4.68, लेकिन इसका सैद्धांतिक मान यानी इस विलयन का परासरण दाब का सैद्धांतिक मान थ्योरेटिकल आपको निकालना पड़ेगा। थ्योरेटिकल निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला लगाते हैं, यानी PV बराबर क्या था W/m/ST, या हम इसको P = क्या लिख सकते हैं W/m/V/ST। तो W आपको कितना भार दे रखा हुआ है 7.45 इंटू S का मान बताया था, जो गैस कॉन्सेंट्रेशन R का मान होता है वही क्या होता है S का मान। तो आपको ये किसमें दिया हुआ है ग्राम प्रति लीटर में, इसलिए S का मान क्या रखेंगे 0.0821 इंटू टेम्परेचर आपको केल्विन में दे रखा है 300 अपॉन 74.5 इंटू 1। यह 74.5 क्या है KCl का अणुभार है। 39 आपका होता है पोटेशियम का परमाणु भार 39 प्लस क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 ऐड करेंगे तो इसका अणुभार कितना आ जाएगा 74.5, और विलयन यानी V कितना हो गया, अगर नहीं है तो हम 1 रख लेते हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आएगी 2.463 एटमॉस्फेयर, यानी सैद्धांतिक तौर पर इस विलयन का जो परासरण दाब आ गया वो क्या आ गया 2.463 एटमॉस्फेयर। पूछा गया है कि इसका वॉन ऑफ गुणांक तथा वियोजन की मात्रा निकालनी है। तो वॉन ऑफ गुणांक यानी हम बात, ये आपको समझ में आ गया, जब हमको क्या है प्रायोगिक मान परासरण दाब का दे रखा है तो हम सैद्धांतिक मान निकाल लेते हैं। सैद्धांतिक मान क्या आ गया 2.463। अब क्या दे रखा है, इसके वियोजन की मात्रा निकालनी है। तो KCl है, KCl किस में वियोजित होगा K प्लस में प्लस Cl माइनस में, किस में टूटेगा प्रारंभ में KCl कितना है 1 मोल और K प्लस कितना बना 0 और Cl माइनस भी कितना होगा 0, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में क्या ये वियोजित नहीं हुआ, तो ये तो 1 मोल था, लेकिन इसके जो आयन K प्लस और Cl माइनस थे वो 0 मोल थे। कुछ समय पश्चात जब हम देखें तो ये धीरे वियोजित होना शुरू हुआ, कितना हुआ 1 माइनस अल्फा, इसके कितने मोल बने अल्फा, इसके भी कितने बने अल्फा मोल, यानी 1 माइनस अल्फा यानी I क्या था I बराबर किसके था 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, यानी ये क्या हो गया वॉन ऑफ गुणांक। I माइनस अल्फा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा I बराबर 1 प्लस अल्फा माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या निकालना है वॉन ऑफ गुणांक निकालना है। हम इसकी तो I बराबर कितना होता है I क्या होता है जो वॉन ऑफ गुणांक होता है वो प्रायोगिक मान, यानी क्या हो गया परासरण दाब का प्रायोगिक मान। हम परासरण दाब को P से भी डिनोट करते हैं और पाई से। प्रायोगिक मान यानी एक्सपेरिमेंटल मान ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर और थ्योरेटिकल मान ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पे हम TH लिख दें। तो एक्सपेरिमेंटल मान आपको कितना दिया हुआ है 4.68 और इसका जो थ्योरेटिकल मान आया था वो कितना आया था 2.463। इसको हम सॉल्व कर लें, सॉल्व करने पर इक्वल टू 1.90 यानी जो वॉन ऑफ गुणांक है I बराबर कितना आ गया वॉन ऑफ गुणांक 1.90। अब क्या निकालनी है वियोजन की मात्रा, क्योंकि I बराबर अभी आपको बताया क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा निकालना है। तो I कितना है 1.90 माइनस क्या हो जाएगा 1, यानी वियोजन की मात्रा कितनी हो जाएगी 0.90, या फिर हम इसको कह सकते हैं 90%। कितना वियोजित हुआ 90% और I कितना आया 1.90। ये हो गया वॉन ऑफ गुणांक और वियोजन की मात्रा, इसको ऐसे निकालते हैं। थैंक यू।